नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम लोग दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इस YouTube चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर फिजिक्स जुनून बैच करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश सबको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के रूप में। एक एक वीडियो करके उसके अंदर ऐड होते चले जाएगा। और जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, और साथ ही साथ जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये जो जुनून बैच स्टार्ट किया गया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। लेकिन पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा फटाफट हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो पहला लेक्चर था उसके बाद हम लोगों ने एक थॉट देखा था, उसके बाद इसके सिलेबस को हम लोगों ने देख लिया था कि फिजिक्स में जो 2 यूनिट है उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये हम लोगों ने देखा था। ओके, उसके बाद ऑप्टिक्स हम लोगों को पढ़ना था, ये हम लोगों ने देखा था। क्या क्या सिलेबस था इन सारे चीजों को हम लोगों ने देखा था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखना चाहिए। इस क्लास को खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को देखें, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसके अंदर कितने चैप्टर है भाई। तो टोटल हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे 15 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो टोटल चैप्टर जो पढ़नी है वो कितना चैप्टर पढ़ना है भैया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो टोटल चैप्टर होगा वो कितना होगा, 15 चैप्टर। यही हम लोग को पढ़ना है। पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से इसको डिस्क्राइब करके हमने बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आपको देखना चाहिए। जैसे ये क्लास खत्म होता है उसको भी आप देख लीजिए। हम लोगों ने देखा था एग्जाम पैटर्न आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 में प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल वाला विषय है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें आपका जो रिटेन एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा। कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का। तो 70 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से 35 आपको बनाने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा 20 होगा जिसमें से 10 बनाने हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होगा वो 6 होगा जिसमें से आपको 3 बनाने हैं, और एक 5 नंबर का होगा तो 15 नंबर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये सारा अच्छा से हमने वहां पर बताया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो लगभग हमने बताया था कि 10 या 12 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है। अगर ये चैप्टर आपका तैयारी होता है तो 10 से 12 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अपनी नजरों में अच्छे रहो, दुनिया का तो नजरिया ही अलग है। हमने ये बोला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने देखा था कि क्या होता है, सारा चीज हमने बताया। दूसरा चीज चलो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या है, स्थिर वैद्युतिक, उसका अनुप्रयोग हम लोगों ने देखा था। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो पहला चैप्टर है आवेश, आवेश का 3 डिफिनेशन हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा आवेश से जो महत्वपूर्ण बातें थी ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था आवेश के इतिहास, इसको भी अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये लेक्चर हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था आवेश का मात्रक। यहाँ से तो बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहता है, और जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन इस स्लाइड से क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोगों ने आवेश के प्रकार देखा था, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में बांटा था। आवेश की ध्रुवता देखे थे, बहुत सारा चीजें हम लोगों ने देखा था। उसके बाद घर्षण विद्युत देखे थे, और घर्षण विद्युत यहाँ पर देख लो, घर्षण विद्युत हम लोगों ने समझा था। और घर्षण विद्युत के बाद हम लोगों ने घर्षण विद्युत के कारण उत्पन्न प्रकृति के बारे में जाना था। तो उसके बाद हम लोगों ने मूल कण के बारे में जाना था। मूल कण के बाद हम लोगों ने मूल कण जो है इसके खोज, इस पर आवेश, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था मूल आवेश। मूल आवेश के बाद हम लोगों ने बात किया था विशिष्ट आवेश, ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रहता है। अब हम लोग अपना जो आज का लेक्चर है, प्योर लेक्चर आज का, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हो सकता है कि थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे होंगे, लेकिन अभी से हम लोग जो है इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं। आज का जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम लोग जो जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, आज का जो पहला टॉपिक आपके पास है वो कौन सा टॉपिक है भाई, हमने ये बैच फ्री रखा है जिसका नाम मैंने जुनून बैच रखा है। मेरा एक लक्ष्य है, गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। इसके तहत ये बैच बिल्कुल फ्री है। आप यूट्यूब पर इसको बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी चीज का तैयारी कराया जाएगा। और इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक और यूट्यूब चैनल लिंक है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, जो पहला हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, हम लोग आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है, आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट जो है हम लोग समझने वाले हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को समझना पड़ेगा कि सजातीय आवेश होता क्या है। तो समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं, यानी समान प्रकृति के आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, तो जो समान प्रकृति के आवेश है उसे सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस सजातीय आवेश है। एग्जांपल के तौर पे क्या है, लड़का लड़का और लड़की लड़की, ये सजातीय है, सेम टाइप का है, लाइक चार्ज है। तो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, तो सजातीय आवेशों के बीच जो होगा वो प्रतिकर्षण होगा। विजातीय आवेशों के बीच जो होगा, विजातीय आवेशों के बीच क्या होने वाला है, विजातीय आवेशों के बीच जो होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण होता है। विजातीय आवेश का मतलब हो जाता है विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस दूसरा माइनस, या प्लस माइनस या माइनस प्लस, यानी वो नेचर अलग होना चाहिए, उसे विजातीय आवेश कहते हैं। और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। आवेश स्थानांतरीय होता है, आवेश ट्रांसफरेबल होता है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पावर बैंक चार्ज करते होंगे और पावर बैंक को चार्ज करके फिर उससे आप मोबाइल चार्ज कर लेते होंगे, यानी कि पहले आपने चार्ज को स्टोर किया पावर बैंक में और फिर पावर बैंक से अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफर कर लिया। दैट मींस आवेश इज ट्रांसफरेबल, यानी आवेश स्थानांतरीय है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, यानी जब भी आवेश रहेगा तो वहां पे द्रव्यमान निश्चित रूप से होगा, यानी बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। लेकिन क्या कहीं पे द्रव्यमान है तो जरूरी है कि आवेश होगा, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है, लेकिन आवेश जो है बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है, क्योंकि आवेश दैट मींस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही। कहीं पे आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो रहेगा ही, इसलिए बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। ठीक है, यानी हमेशा आवेश जो है द्रव्यमान से जुड़ा रहता है। Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन, यानी कि जितना, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है उस पर 5 कूलम, यही हम मान लेते हैं कि मार्कर जो है इस पर 5 कूलम का चार्ज है और इसको मैंने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया, तब भी इस पर कितना चार्ज रहने वाला है, उतना ही रहेगा जो पहले था। इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज होता है रेस्ट पोजीशन में और मोशन के पोजीशन में एक ही होगा। रेस्ट और मोशन के पोजीशन में क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। ठीक है, उसके बाद EMU, EMU को फुल फॉर्म क्या होता है, सारे लोग कमेंट में लिखे EMU। हमने पिछले वीडियो में बताया था EMU जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप सब बताइए। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको आप लोग टाइप करके बताइए क्या होता है। ठीक है, तो EMU जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई, और ESU जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। ये है विद्युत चुंबकीय इकाई, इसे है स्थिर विद्युत इकाई। और इन दोनों का अनुपात जो होता है निर्वात में प्रकाश के बराबर होता है, यानी 3×10⁸ होता है। ओके, आप लोगों ने ये देखा, साथ ही साथ ये भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा 1 एंगस्ट्रॉम, इसको पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसे हमने जो लिखा है आप देख रहे हैं, A के पावर जो हमने यहाँ पर दिखाया है आपको, यहाँ जो आप A देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो हमने यहां पर लिखा है A के पावर 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर 10 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बोलेंगे तो पावर 8 होगा, और मीटर में बोलेंगे तो पावर 10 होगा। ये भी कहीं ना कहीं जब हम न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, और आपको बता दें सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा, और जो भी 2011 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से, उन सारे प्रश्नों को कराया जाएगा। तो यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको सारे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि आपका जो नंबर है सारे सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स मेरे से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपका स्कोर 95+ होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, लेकिन हमने बोला कि जब भी आप लिख रहे हो तो कॉपी कलम लेकर के ही लिखिए,
या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी लिख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जब भी आपको पढ़ा दूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख जरूर लीजिएगा, उसको रखे मत रहिएगा। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पदार्थों का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस जो है हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं किसके आधार पर भैया, तो चालकता के आधार पर। चालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के, चालक, कंडक्टर, कुचालक और चालक या विद्युत रोधी। ये तीनों बात सेम है, कुचालक और चालक या विद्युत रोधी, जिसको इंसुलेटर, बैड कंडक्टर भी कहा जाता है। और ये कुचालक पदार्थ को कई लोग परावैद्युत भी कहते हैं। आगे हम लोग परावैद्युत के बारे में जानेंगे, यानी परावैद्युत भी कुचालक पदार्थ ही होता है। यहाँ पर इतना समझना है कि परावैद्युत जो होता है, परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो भी कुचालक होता है। तीसरा है अर्धचालक। आप सब जानते हैं कि अगर किसी ने पूछ दिया कि चालक किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं, जिससे नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। और जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच, यानी कुचालक और सुचालक के बीच होती है, तो उसको अर्धचालक कहते हैं। इन दोनों के बीच होगा तो उसको अर्धचालक कहेंगे। अब आपको एक प्रश्न जो है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आपके पास आया हुआ है कि सर मानव शरीर एक चालक है और इसका जो प्रतिरोध होता है, तो अगर सूखा हुआ मनुष्य है तो 50,000 ओम होता है, और वही गीला हो तो उसका प्रतिरोध घट जाता है और 10,000 ओम हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 50,000 ओम होता है और गीले मनुष्य का 10,000 ओम होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न आपका आया हुआ है। तो अभी का जो स्लाइड है ये भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, 2025 में जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए। तो आप इस स्लाइड को भी स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए और इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग देखने वाले विद्युतदर्शी। जैसे आवेश की उपस्थिति का पता लगाने का ये एक यंत्र है। बिहारी लोग भी अपने आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, जो पहले मोबाइल आता था उसमें बैटरी चार्ज नहीं होता था, तो उसको निकाल करके लोग जीभ से टेस्ट करते थे कि चार्ज है कि नहीं है। लेकिन हालांकि विद्युत आवेश की उपस्थिति के पता लगाने के लिए एक यंत्र था जिसका नाम है विद्युतदर्शी। तो विद्युतदर्शी है क्या, तो विद्युतदर्शी एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। यानी कहीं पे आवेश है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, सरल विद्युतदर्शी और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये कैसा होता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं, आपके पास यही जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, आप स्क्रीनशॉट तो पूरा कर लेंगे, लेकिन जब अपने कॉपी में बनाएंगे तो ये वाला बना लीजिएगा। कैसे काम करता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिस्क है, ये धातु का है और साधारणतः ब्रास डिस्क होता है, ब्रास धातु का ये होता है। ओके, उसके बाद हम आपको समझा दें कि ये तो फिगर आपको बनाना है अपने कॉपी में, साथ ही साथ हम आपको बता दें ये जो धातु है ये धात्विक डिस्क होता है और ये कर्क लगा होता है। कर्क क्या है आपको आम भाषा में हम समझाएं तो जो औरत होती है, महिलाएं होती हैं, वो जो है एड़ी रंगने के लिए रंग का जो प्रयोग करती है, उसके बीच भी एक छोटा सा कर्क टाइप का रहता है, उसको निकाल करके फिर उससे रंगा भी जाता है। ठीक है, उस बोतल के अंदर होता है, उसी टाइप का कर्क होता है और कुचालक होता है, विद्युत रोधी होता है, उसको इसके अंदर भरा गया है। और उसके बाद इसके अंदर एक रॉड लाया गया है और ये भी क्या है धात्विक रॉड है, सामान्यतः ये ब्रास रॉड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 पट्टियां देख रहे हैं, जो 2 पट्टियां लटका हुआ है, यहाँ पे समझ सकते हैं अच्छे से दिख रहा है, 2 पट्टियां लटका हुआ है। यही जो पट्टियां है अगर ये सोने का हुआ तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहेंगे, और यही अगर एल्यूमिनियम का हो गया तो इसको सरल विद्युतदर्शी कहेंगे। मात्र इतना का अंतर होता है, सारा बनावट सेम रहता है, केवल यहाँ पे अंतर होता है। अगर ये सोने का हुआ तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहा जाता है। और यदि एल्यूमिनियम का हो गया, अगर ये एल्यूमिनियम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम होगा तो सरल विद्युतदर्शी होगा, और बाकी सब बनावट एक ही जैसा रहेगा। अब हमको आपको बताते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं उसी का ये स्मार्ट वर्जन है, इसके अंदर डिस्क है। अगर मान लेते हैं कि इस पर आवेश है कि नहीं है पता लगाना है, तो हम इस पर लेकर के इसको टच कराएंगे, और टच कराने के बाद यदि हमने इसको इस पर टच कराया और टच कराने के बाद ये तो फिक्स है और यहाँ पर एक ऐसे लटका हुआ है जो कि मूवेबल है, वो मूव कर सकता है। अगर ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, इधर बढ़ा, तो समझ जाइए कि इस चार्ज है और हमने इस पर लाया और इस पर किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो समझिए कि ये चार्ज नहीं है। ये जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना अधिक ये चार्ज होगा, ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं।
दूसरा चीज जो है हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि इस पर चार्ज है कि नहीं है, ये मूवमेंट से यहां पर भी देख सकते हैं। और ये कैसे होता है, मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है, ये हमने यहां पर रखा, ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा और इससे होते हुए यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और यहां आएगा तो इसके ऊपर भी जाएगा, तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये तो फिक्स है, ये प्रतिकर्षित होकर के इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो समझ जाइए कि उस पर चार्ज है, और नहीं होगा इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है। इस तरीका से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन कॉपी में केवल आप ये वाला फिगर आप बनाओगे, ठीक है, ये वाला जो फिगर है उसी को आपको बनाना है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हम लोग अब देखने वाले हैं एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका कमेंट सारे लोग जरूर बताएंगे, एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, आप सब इसका आंसर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि कोई किसी वस्तु P, कोई वस्तु है P, उस पर धन आवेश है, यानी P जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमको पता चला, ठीक है। यह वस्तु Q को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो P धनावेशित है और Q को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो Q पर कैसा आवेश होगा आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक जो है धन आवेश, दूसरा जो है ऋण आवेश, तीसरा जो है उदासीन, चौथा जो है वो नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए सारे लोग कमेंट करके बताइए कि जो Q पर आवेश कौन सा होगा। तो Q पर जो आवेश होगा वो ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। अब मेरे से पूछोगे सर ऋण आवेश क्यों होगा, तो हम लोग को पता है कि P पर धन आवेश है और Q को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो धन धन तो आकर्षित नहीं करेगा, यानी उसका प्रकृति विपरीत होनी चाहिए तब जाकर के आकर्षित करेगा। तो इस पर धन आवेश है, इस पर कैसा आवेश है भाई, धन आवेश है, तो इस पर अगर धन आवेश है तो Q पर कैसा आवेश होना चाहिए, ऋण आवेश। ये आपको पता चला। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। किसी वस्तु A पर धन आवेश है, किसी वस्तु A पर कैसा आवेश है, धन आवेश है, और वस्तु B को क्या कर रहा है, तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है, ये अपनी ओर हटा देना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है भैया, ये जो है प्रतिकर्षित कर रहा है। अगर ये प्रतिकर्षित कर रहा है तो बताना है आपको, करती है, तो B पर कैसा आवेश होगा। तो प्रतिकर्षित कर रहा है, A पर अगर धन आवेश है तो जो है B पर भी धन आवेश ही होना चाहिए, तब जाकर के इसके अंदर प्रतिकर्षण होगा, अन्यथा प्रतिकर्षण नहीं होगा। बहुत सारे लोग सही आंसर बता रहे हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया, हम लोग देख रहे हैं कि आवेशन, आवेशन दैट मीन्स चार्जिंग, आवेशन का अंग्रेजी होता है चार्जिंग। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है उसको हम आवेशित कर रहे हैं तो उसकी जो प्रक्रिया होगी उसी को आवेशन हम लोग कहते हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आवेशन कहा जाता है, चार्जिंग कहा जाता है। और आवेशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, घर्षण द्वारा आवेशन, चालक या स्पर्श द्वारा आवेशन, कई लोग चालक के जगह पर चालन द्वारा आवेशन भी कह देते हैं, और तीसरा जो है प्रेरण के द्वारा आवेशन। इन तीनों टर्म को हम लोग एक एक करके समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाने वाले हैं। उससे पहले जैसा कि हर बार हम बोल रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जरूर स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। और आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे जो भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है सब पर शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी। और अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक एक करके समझने वाले। हम लोगों ने देखा था कि आवेशन 3 प्रकार का होता है, तो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घर्षण के द्वारा आवेशन। तो घर्षण के द्वारा आवेशन, जैसे हमने शुरुआत में जब आवेश के इतिहास पढ़ा था तो उस समय हमने बताया था आपको कि थेल्स ने जो है एम्बर को ऊन से रगड़ा था, तो एम्बर के पास छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण आ गए थे। तो वो गुण किसके कारण आया था, घर्षण के कारण, और उसी गुण का नाम तो हम लोग आवेश बाद में कहे थे। यानी कि घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं,
या वहां पर हम लोग सकते हैं कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी, यानी घर्षण करा करके किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को बोलेंगे घर्षण के द्वारा आवेशन। आपने देखा होगा कि ये जो स्वेटर है ऊन का बना हुआ है, इसको रगड़ करके ऊन को जब हम लोग किससे रगड़ते हैं, रबर से रगड़ देते हैं, एबोनाइट से रगड़ देते हैं, प्लास्टिक से रगड़ देते हैं, तो इस ऊन पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश हो जाता है। आप एक बैलून लेकर के अपने माथा से, अपने खोपड़ी के बालों से रगड़िएगा तो उस पर भी एक प्रकार का चार्ज आ जाता है। तो जो भी घर्षण के कारण आएगा, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसको रब करके इस पर आवेश लाया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुवर, घर्षण के द्वारा आवेशन बोलते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इतना आसान भाषा में अगर आपको समझाने पर समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए आपके माथा का जो तार है, दिमाग का जो तार है वो गड़बड़ा गया है, तो उसको सीधा कराना पड़ेगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, फिर उस पर वीडियो भी बनेगा। लेकिन हालांकि अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपके माथा का जो तार है ना, दिमाग का जो तार है वो सही नहीं है। चलिए इसी के लिए हमने बोल दिया, ऐसा बात नहीं, आप बहुत ही स्मार्ट हैं और मेहनत करेंगे, सारा चीज खेल है, मेहनत करेंगे सारा चीज आप सीख जाएंगे। चलिए हम लोग दूसरा जो टर्म है आवेशन के प्रकार में हम लोग समझते हैं चालक या स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्टर या कंटेक्ट। चार्जिंग बाई कंडक्टर या कंटेक्ट, कई लोग चालक के जगह पर चालन लिख देता है तो वहां पर चार्जिंग बाई कंडक्शन लिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। किसी वस्तु आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाकर, जैसा कि आप देखे होंगे कि जब आप पावर बैंक चार्ज कर लेते हैं तो पावर बैंक चार्ज करके पावर बैंक के कान में जाकर के कहते हैं कि पावर बैंक हमारे मोबाइल में बैठ गई बा, तू हमारे मोबाइल के चार्ज कर दो, तो कर देता है हो? ऐसा तो नहीं करता है। आपको क्या करना पड़ता है, जो पावर बैंक आपने चार्ज किया है उसको डाटा केबल के थ्रू, एक वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो आपके मोबाइल जो पावर बैंक है, पावर बैंक चार्जर जो है, उससे चार्जर उधर आवेश उधर जाने लगता है। तो आपने आवेश पावर बैंक से अपने मोबाइल के अंदर लिया तो उसके लिए आपने कौन से विधि का इस्तेमाल किया, तो आपने उसको एक वायर से जोड़ा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श के द्वारा आवेशन या चालक के द्वारा आवेशन हम लोग उसको बोलते हैं। तो कह रहे किसी आवेशित वस्तु के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को संपर्क या चालक के द्वारा जोड़कर आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन या चालक द्वारा आवेशन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वस्तु जो है अनावेशित है, एक वस्तु जो है धनावेशित है। यहाँ पे जो वस्तु आप देख रहे हैं धनावेशित है, इन दोनों को हमने क्या किया, हमने इसको एक दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया। आप दोनों को भी सटा सकते हैं लेकिन हमने इसको वायर से जोड़ दिया और वायर से जोड़ने के बाद देखा गया कि इसका वोल्टेज हाई था, इसका वोल्टेज लो था, इसका हाई वोल्टेज था, इसका वोल्टेज हाई था। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज था, इसलिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या हुआ, चार्ज का प्रवाह हो गया। इस पर प्लस आवेश थे तो इस पर भी कैसा आवेश आ गया, तो प्लस आवेश आ गया। अब ये दोनों वस्तुएं कैसे हो गई, आवेशित हो गई, जो कि पहले आवेशित नहीं थी। तो ये आवेशित हुआ है, तो ये किसके द्वारा हुआ है, तो एक आवेशित वस्तु के द्वारा इसको संपर्क कराया गया है, इसको चालक के द्वारा जोड़ा गया है। या दोनों को सटा दीजिए या दोनों को तार के द्वारा जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार का जो आवेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, चालक या संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन। ओके, आपको उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट तीसरा जो है प्रेरण के द्वारा आवेशन, यानी प्रेरण का मतलब हो जाएगा इंडक्शन, यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन तो हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोई आवेशित वस्तु है और दूसरे वस्तु को हम लोग चार्ज करेंगे लेकिन बिना संपर्क के ही चार्ज करते हैं। आप देखे होंगे आजकल जो स्मार्ट वॉच आ रहा है उसमें चार्जर लगाना नहीं है, छोटा सा गोल राउंड टाइप के रह रहा है, उसको उससे चिपका देते हैं और चिपका देने के बाद वो क्या हो जाता है, वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ही रात होता है ना तो फतिंगी उड़ने लगती है सर, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, बोर्ड पर चलने लगती है। ये डिजिटल सेंसर बोर्ड है तो इस पर जैसे ही फतिंगी आएगी तो हम अच्छा से लिख नहीं पाएंगे। तो प्रयास रहेगा कि एक और वीडियो बने, लेकिन ज्यादा अगर फतिंगी से परेशान हो जाएंगे
तभी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसा होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही साथ ये व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको उसको ज्वाइन करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो किसी आवेशित वस्तु के द्वारा, यहां पर किसी आवेशित वस्तु के द्वारा बिना संपर्क के एक अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, प्रेरण के द्वारा। एक आवेशित वस्तु है, वो क्या करेगा, एक अनावेशित वस्तु को आवेशित करेगा लेकिन संपर्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो आवेशन है उसी को हम लोग प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ओके, तो यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर ए जो है वो अनचार्ज बॉडी है, इस पर कोई आवेश नहीं है और हमने क्या किया, एक रॉड लाया जिस पर धन आवेश है। थोड़ा सा पानी लाइएगा। हम लोग जानते हैं कि ये धन आवेश है और कोई भी वस्तु होता है जो चालक है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा और प्रोटॉन को दूसरे तरफ भेजेगा। ठीक है, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक मिनट, प्रोटॉन को दूसरे तरफ भेजेगा। हालांकि अभी भी इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं चार्ज है भाई, कि जितना इस पर माइनस आवेश है उतना ही प्लस आवेश है। केवल और केवल आया है बिना संपर्क के, इतना कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा है और प्रोटॉन को अपने से दूर भेजा है, रिपेल किया है। अब हमने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दिया, भू संपर्कन कर दिया। अर्थिंग जैसे ही करते हैं तो क्या होगा भाई, जो पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, वो चला जाएगा पृथ्वी के अंदर। अब क्या होगा, हम लोग इस अर्थिंग को हटा देते हैं। अर्थिंग को हटा देंगे तब इस पर अब क्या होगा, प्रोटॉन तो चला गया था नीचे, जो पॉजिटिव चार्ज था वो चला गया था नीचे। अब क्या होगा, अर्थिंग को हमने हटा दिया और फिर इस रॉड को भी हटा देते हैं। तब इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है पूर्ण रूप से इस पर विपरीत हो जाएगा। तो यही बड़ी शुरुआत में क्या था, चार्ज नहीं था, ये रॉड इसको आवेशित किया लेकिन बिना संपर्क के किया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज जो है स्मार्टफोन आता है, आईफोन जो आता है, आप देखे होंगे उसमें भी जो चार्जर लेस है उसके अंदर आवेशन जो होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। आने वाले समय में ये बहुत कामगर साबित होने वाला है। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन ये है, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो खत्म होने के बाद जरूर आप इसको नोट कर ले अपने फेयर में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट अभी हम लोगों ने देखा था, एक टर्म था अर्थिंग, ये वाला हमने सिंबल यूज किया था, इसको अर्थिंग बोला था, भू संपर्कन बोला था। ये होता क्या है, इस पर विशेष बात हम करने वाले हैं। बहुत सारा जानकारी आपको इस स्लाइड में मिलने वाली है, तो आप कंसंट्रेशन के साथ इसको देखें और समझें। हमारे पास भू संपर्कन है, आप देखे होंगे आपके घरों में क्या होता है, जब लाइन लाते हैं तो उसके अंदर भू संपर्कन होता है, या जहां से हम लोग पोल से लाइन खींचते हैं वहां से भी दो तार खींचते हैं, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। आगे हम समझाएंगे कि ग्राउंडिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो हम देख रहे हैं किसी चालक तार को पृथ्वी यानी कि भूमि से जुड़ने को क्या कहा जाता है, भू संपर्कन कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया, किसी चालक तार को भूमि से जोड़ना, पृथ्वी से जुड़ने को क्या कहा जाएगा, भू संपर्कन कहते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, पैसेंस रखिए। दूसरा बात हम लोग समझते हैं कि भूमि का जो विभव है, पृथ्वी का विभव, यहां पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है, लिख देते हैं पृथ्वी का विभव पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। और ये जो आप देख रहे हैं यही होता है अर्थिंग का सिंबल, और हमने इसको ग्रीन कलर से दिखाया है, इसके पीछे भी कोई राज है। आपको हम बता देते हैं, जब भी आप देखे होंगे कि मेन लाइन जो आता है ट्रांसफार्मर के पास, तो ऊपर से 3 लाइन आई होती है। कितनी लाइन आई होती है, पोल पर आप देखोगे तो सामान्यतः जो है हम लोग जो जहां पावर प्लांट है वहां से जो तार आती है वो 3 तार आती है,
उन तीनों तार का जो नाम है वो कैसे होता है, उसमें एक लाल तार होता है जिसे फेज तार कहते हैं, जिसको विद्युन्मय तार कहा जाता है, और एक ब्लैक होता है, आपके घरों में भी ऐसा होता है, एक ब्लैक होता है जिसको न्यूट्रल कहा जाता है, और एक ग्रीन होता है जिसको अर्थिंग कहा जाता है, भू संपर्कन कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ी देर में हम आपको समझाएंगे कि अर्थिंग से क्या फायदा है, क्या लाभ। लेकिन आपको हम बता देते हैं, यही जो तीन तार आप दिख रहे हैं, जो पोल पर मेन सप्लाई से आता है ट्रांसफार्मर तक, वो तीनों लाइन यहाँ पर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है वो 0 मिलता है, और यही से एक तार निकलता है। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो जब भी पोल से तार ट्रांसफार्मर में जाता है तो 3 तार जाता है, और ट्रांसफार्मर से जब तार निकलती है तो 4 तार निकाला जाता है, जिनमें 3 तार फेज का होता है और 1 तार न्यूट्रल का होता है। आप अपने घरों में जब लाइन लेकर के आते हैं तो इसमें से फेज 1, फेज 2, फेज 3, इनमें से किसी एक फेज से तार लेकर के आते हैं और एक न्यूट्रल से लेकर के आते हैं और अपने बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। तब जाकर के एक सर्किट पूरा होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट प्रवाहित होता है, और आपके घर के जो उपकरण है वो काम करते हैं। अब आपको समझाते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर को अर्थिंग कहा जाता, अर्थिंग करेंगे तो ट्रांसफार्मर को अर्थिंग करेंगे तो उसको अर्थिंग ना करके उसको ग्राउंडिंग कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अर्थिंग करने को स्पेशल नाम दे दिया गया ग्राउंडिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर को अर्थिंग करना मतलब ग्राउंडिंग करना। और हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, इस तरह का सॉकेट आप देखते होंगे, इसमें आप देखे होंगे ये जो है आपके पास फेज होता है, एक हो जाएगा फेज, एक हो जाएगा आपके पास न्यूट्रल, और एक हो जाता है अर्थिंग। इसमें होता क्या है कि एक अर्थिंग इसलिए दिया जाता है, बड़े बड़े डिवाइस में ये होंगे, छोटे में तो चल जाएगा, लेकिन जो अच्छे उपकरण होते हैं, महंगे उपकरण होते हैं, उसमें 3 सॉकेट आपके पास देखने को मिलेगा। अर्थिंग इसलिए कहता है, 2 तो तार आपको जोड़ देता है जो चलाता है, और एक जो है ये वाला जो ऊपर वाला देखते हैं, तो इसमें एक तार निकला रहता है, अंदर ही जाकर के उसके जो आप उपकरण देख रहे हैं उसके बॉडी में रहता है। कभी ना कभी ऐसा हो कि जो मेन तार है वो किसी तरीका से खराब होकर के, चाहे जैसे भी हो, उस उपकरण के बॉडी में चिपक जाए। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो उसको अगर टच करोगे तो आपको क्या होगा, करंट लगेगा। लेकिन अगर भू संपर्कन रहेगा तो अगर कभी लीक भी होगा तो उतना झटका, तगड़ा झटका नहीं लगेगा, कम झटका लगेगा। लेकिन यदि अगर हम लोगों ने ये भू संपर्कन नहीं किया, इसमें आप देख लो 3 है ना, इसमें एक फेज है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थिंग है। तो अर्थिंग क्या करता है, वो उस समय काम करेगा, उस समय काम करेगा जब आपका जो तार जो है कहीं से छिल गया है और उसके बॉडी में टच कर रहा है, तो उसमें पूरे बॉडी में करंट आ जाता है। जब उसको आप टच करते हैं तो आपको करंट लगता है, तो उससे ही आपको सुरक्षा करता है, आपको भी सुरक्षा करता है, और आपका जो उपकरण है, डिवाइस है, उसका भी सुरक्षा करता है। तो ये चीजें है, अलग से एक वीडियो हम बना करके विस्तार से आपको समझा देंगे, लेकिन अभी हम लोग को इतना ही समझना था कि भू संपर्कन होता क्या है। आप समझ गए, हालांकि बहुत सारा बातें कवर करने का प्रयास किए हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़े, कमेंट करिए, आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और फिर अगले वीडियो में उसको रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आपका जो डाउट होगा उसको डाउट क्लियर करेंगे। ओके, हम लोग देखते हैं उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु आपने देखा होगा, उदासीन वस्तु मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं, लेकिन दुनिया के हर वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। ये परमाणु का जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा कि इवन मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो चार्ज तो होगा ही, हर वस्तु के अंदर चार्ज है। लेकिन सभी आवेशों का योग अगर 0 है, यानी हम बोल सकते हैं वैसा वस्तु जिस पर सभी आवेशों का योग क्या हो, 0 होता है, उसे उदासीन वस्तु कहा जाता है। और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई हीलियम का ही या फिर कोई दूसरा चीज हम मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन मान लो, चाहे आप सोडियम ही मान लो। तो सोडियम आपने लिया, सोडियम का एक परमाणु आपने लिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होता है, और प्रोटॉन कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसका मान सेम होता है। तो जब सेम आवेश प्लस और सेम आवेश माइनस होगा तो इस पर नेट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। क्यों नेट चार्ज 0 हुआ आपको पता चला? क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और दोनों पर जो होता है चार्ज सेम होता है,
जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो आप सबसे निवेदन है, आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और उसका नेचर क्या होता है। आप सब कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सब कमेंट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए, थोड़ी देर के बाद आएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद जस्ट वो वीडियो आपके पास आएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। जब भी हम इस पर वीडियो अपलोड करें आपको मिलेगा। और साथ ही साथ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं एक वस्तु आपको हम यहाँ पर रखे हैं, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, इसमें किए हैं। तो प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल, प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल, तो नेट चार्ज जो है वो जीरो हो गया। तो इसलिए ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो चीज दिख रहा है, ये क्या है भाई, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप इस पर बात करोगे कि ये क्या है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे कैंसिल, ये किससे, एक कैंसिल, इस पर एक प्रोटॉन अधिक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो एक ऐसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गया है। फेयर में आप इस चीज को भी लिखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और जरूर फेयर में इसको नोट कर लेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत आवेश के गुणधर्म। और जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 2025, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से 2 नंबर के प्रश्न आपको बनेंगे। हो सकता है इसमें स्पेशल जैसे पूछ ले, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है, तो इससे 2-4 नंबर का सवाल तो बन ही जाएगा। 2 प्रश्न पूछ देगा, शॉर्ट में ही पूछेगा, तो शॉर्ट में 2 प्रश्न पूछेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक प्रश्न आपका 100% रहेगा, एक से अधिक भी प्रश्न इस टॉपिक से हो सकते हैं। मेरा अनुमान है, गेस मैं कर रहा हूं कि यहां से रहेंगे, तो आप विस्तार से देखेंगे। अगर कह देगा कि आवेश के 2 गुणधर्म लिखिए, तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आवेश के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो गुणधर्म है वो क्या है, विद्युत आवेश योजात्मक होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, योजात्मक होता है, यानी चार्ज जो होता है एडिटिव होता है, योजात्मक होता है। योजात्मक क्यों होता है, हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान की भांति आवेश भी एक प्रकार का अदिश राशि है, यानी चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो ये अदिश राशि है, तो इसलिए बोलेंगे किसी निकाय पर कुल आवेश जो होगा उसमें उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होगा, अलजेब्रिक एडिशन के बराबर होगा। सिंपल उसको जोड़ सकते हैं। तो सिंपल अगर जोड़ सकते हैं तो इसलिए तो बोला गया है कि चार्ज योजात्मक होता है, माने चार्ज को जोड़ सकते हैं, आवेश को हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है, इस पर क्या है, +3 कूलम आवेश है, -10 कूलम आवेश है और +11 कूलम आवेश है। 11 और 4 14 कूलम प्लस में हो गया, 10 कूलम माइनस में है, तो 14 में से 10 जाएगा तो 4 कूलम हो जाएगा। और कैसा होगा भाई, तो 4 कूलम प्लस में आवेश होगा। ओके, आपको बताना है ये जो वस्तु है इस पर कितना नेट चार्ज होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि इस पर कितना होगा। 10 कूलम प्लस है और 30 कूलम प्लस है, तो 10 और 30 40 हो गया, 10 और 30 40, और ये माइनस के 20 कूलम और 10 कूलम, तो ये माइनस के 20 कूलम। तब तो बहुत ही आसान हो गया। बताइए कि इस पर कितना चार्ज होगा और उसका नेचर क्या होगा। नेट चार्ज आपको बताना है कितना होगा। आप सब कमेंट भी कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, आप इसको कमेंट करके बताइए और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप नहीं लिए होंगे तो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो लोग भी देख रहे हैं सारे लोग कमेंट करके बताइए कि कितना इस पर चार्ज होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है विद्युत आवेश संरक्षित होता है, यानी चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, यानी चार्ज जो होता है क्या होता है, संरक्षित होता है। तो चार्ज संरक्षित क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम,
तो मैं आपको समझा दूं कि ये टर्म क्या है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है। तो वैसा सिस्टम जो किसी दूसरे सिस्टम से प्रभावित नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उस सिस्टम पर किसी दूसरे सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। ये कह रहा है किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है, जितना आवेश रहेगा वो हमेशा उतना ही रहने वाला है। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं, अर्थात आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। आवेश केवल क्या हो सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था पावर बैंक वाला एग्जांपल देकर के कि चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है, स्थानांतरीय है। बहुत बेहतरीन से हमने बताया था। अब देख लो, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी चार्ज संरक्षित होता है। कैसे संरक्षित होगा, हमने यहाँ पे यूरेनियम लिया, यूरेनियम टूट गया थोरियम, और नाभिक में हीलियम का नाभिक जो होता है वो अल्फा कण होता है, इसी को हम लोग हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो ये रिएक्शन से पहले कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है भैया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 92 है। रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो यहाँ पर 90 गो और यहाँ पर 2 गो, तो 90 2 कितना हो गया, यहाँ पर 92। तो ये नहीं कि क्या हुआ, इस रिएक्शन में भी चार्ज जो है वो कंजर्व रहा है, नष्ट नहीं हुआ है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको केवल एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ी सी अगर मदद कर सकते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर थोड़ा सा मेरे बारे में मेंशन करके जरूर लिख दीजिएगा। अभी जिस तरीका से जिस पोजीशन में खड़े हैं वैसे ही आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको क्या करिए, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए और कुछ अपने तरफ से टैगलाइन लगा करके जरूर लगाइए। ठीक है, कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट देखिए, अभी क्या हुआ, जो कीड़े जो है क्या है, लाइट की वजह से उड़ रहे हैं, उन लोगों ने चला दिया। देखो क्या हो गया, लेकिन अच्छी बात है इन लोगों ने चलाया। तो आपके पास ये दिख रहा है पहले से बहुत सारे चीजों का स्लाइड आपके पास बना हुआ है, आपके लिए बहुत मेहनत हो रहा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो है कीड़े मकोड़े जो उड़ रहे हैं प्रकाश की वजह से, उन लोगों ने ये ला दिया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटिनीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश का क्वांटिनीकरण क्या होता है। कई लोग क्वांटीकरण भी बोल देता है, कई लोग क्वांटिनीकरण बोलता है, कई लोग क्वांटीकरण बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर ये होता क्या है भाई, तो आप मेरे को बात बताइए कि अगर मैं आपके यहाँ से एक भैंस खरीदूं और 40,000 की भैंस है और मेरे पास अभी 20,000 है, तो क्या मैं 20,000 दे करके आधा भैंस ला सकता हूं? ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो हम लोग जान रहे हैं कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। तो कभी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा, आधा पौने बटा उटा में तो जाने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के पूर्ण गुणज होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी आवेश को तो मूल आवेश कहा जाता है। हमने मूल आवेश आपको समझाया था कि मूल आवेश होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर के आवेश यानी कि मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश यानी मूल आवेश। और मूल आवेश को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं गुरुवर? मूल आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं? मूल आवेश को हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? ई के पूर्ण गुणज होता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और एन क्या है तो पूर्णांक है। बहुत ही आसान में सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है, सभी चीजों को तोड़ तोड़ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आवेश अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या ये रोटी है कि दूध में सानने के बाद एकदम बुकनी बुकनी कर दीजिएगा? तो इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते हैं, यानी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप छोटा करिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना छोटा कर सकते हैं, उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हम कई देखे हैं कि कई दूध में रोटी खाता है, पूरा उसको लगता है मिसने लगता है, ठीक है, और कई ऐसे ही खाते हैं।
तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आवेश है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसको ज्यादा छोटा करेंगे तो कितना छोटा हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही छोटा होगा, उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखिए आवेश के क्वांटमीकरण को परमाणुकता भी कहते हैं, आवेश की परमाणुकता भी कहते हैं। अगर आवेश की परमाणुकता किसे कहते हैं, अगर आ गया प्रश्न, मान लेते हैं कि आवेश की क्वांटमीकरण न कह करके उसने कह दिया कि आवेश की परमाणुकता क्या है, तो सेम डिफिनेशन पटक देना। पटक देना मतलब सेम डिफिनेशन क्या करना, लिख देना, ठीक है। और इसकी खोज मतलब कि आवेश के क्वांटमीकरण का खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ए मिलिकन। उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था तेल बूंद प्रयोग। तो तेल बूंद प्रयोग के द्वारा रॉबर्ट ए मिलिकन ने आवेश के क्वांटमीकरण की खोज की थी, और इन्होंने ही बताया था कि किस वस्तु पर आवेश जो होगा इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के पूर्ण गुणज होगा, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है भैया, आगे हम लोग देख रहे हैं आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चरता। तो मैं आपको कई बार बोले हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आवेश की निश्चरता यानी आवेश की निश्चरता होती इनवेरियंस होता है। कहने का मतलब इस पर अगर 5 कूलम आवेश है और इसको मैंने नचा करके 20 मीटर के स्पीड से फेंक दिया, तो क्या इस पर आवेश का मान बढ़ेगा? ऐसा नहीं होगा। अगर 5 कूलम आवेश है तो गतिशील अवस्था में भी 5 कूलम आवेश होगा। यही ये कहता है कि आवेश जो है, आवेश आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। हालांकि वेग द्रव्यमान निर्भर करता है। अगर मेरे पास एक बंदूक की गोली है और मैं आपको किसी को चला करके मारूं, हालांकि ऐसे तो लगेगा नहीं, मान लेते हैं ऑफलाइन कोचिंग में कोई बैठा हुआ है और उस बंदूक की गोली से चला करके मैंने किसी व्यक्ति को मारा, तो क्या होगा, थोड़ा सा नुखरा जाएगा, बैंडेज पट्टी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया, उसी गोली को, समझ रहे हैं बात को, गर्दा उड़ा देगा। यानी कहने का मतलब कि वेग जो है, वेग की वजह से द्रव्यमान परिवर्तित होगा लेकिन आवेश परिवर्तित नहीं होगा। इस बात को हम यहाँ पर समझाए हैं कि तीव्रगामी आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेश ना, अगर आवेशित भी है और द्रव्यमान भी है तो होगा ही। आवेश है तो द्रव्यमान तो जाहिर सी बात होगा कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव ही नहीं है, हमेशा आवेश द्रव्यमान से जुड़ा ही रहता है। तो तीव्रगामी आवेशित कण जो होगा द्रव्यमान के वेग पर निर्भर करता है। माने तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। वेग बढ़ाएंगे तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है और इसको आइंस्टीन ने समीकरण दिया था। किसने समीकरण दिया था? आइंस्टीन का ये समीकरण है। आइंस्टीन ने बताया था कि mv इज इक्वल टू m0 बटा अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर। आपको बता दो किसी वस्तु को अगर हम प्रकाश के वेग से फेंक दें, अगर किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से, और प्रकाश का वेग कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होता है। अगर इतने वेग से अगर हमने फेंक दिया किसी वस्तु को, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो अनंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि v का मान c हो जाएगा। v जो मतलब क्या है, जिस वस्तु को आप फेंक रहे हैं जितना वेग है वो है, तो v किसके बराबर हो जाएगा? c के बराबर, क्योंकि आप उस वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका है। तो c और c कट करके 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 होगा। तो ऊपर कुछ भी हो और नीचे अगर 0 हो गया तो अनंत नहीं होगा, अनंत होगा। तो ये समीकरण आपको याद रखना चाहिए, mv बराबर m0 बटा के अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा के c स्क्वायर, जहां m0 जो है विराम द्रव्यमान है, विराम अवस्था में द्रव्यमान है, और v जो है वो गतिक द्रव्यमान है। सॉरी, mv जो है वो गतिक द्रव्यमान है, यानी गतिशील अवस्था में उस वस्तु का द्रव्यमान है। v क्या है, उसको आपने कितने वेग से फेंका है वो है, और c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, वो इतना होता है। ओके, अब आपको देखिए लास्ट जो टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। मैं कहूंगा कि इसको हम कल बेहतरीन तरीका से यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार और आपसे निवेदन करते हैं, अब फिर से एक मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा दीजिए और थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। और पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नोट्स आपको चाहिए और फ्री में नोट्स चाहिए तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आपको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा। और आपका जो तैयारी है 2025 में, अगर बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपके साथ मैं खड़ा हूं, आपका मदद करूंगा। आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
अभी थोड़ी देर के बाद हो सकता है, संभावनाएं हैं कि हम मैथ का क्लास फिर आपका चलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।